हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। गुप्तकालीन आर्थिक क्षेत्र में समृद्धि का काल माना गया है। गुप्तकालीन आर्थिक इतिहास का मुख्य पहलू व्यापार एवं मुद्रा अर्थव्यवस्था का उदय नहीं है, बल्कि भूमि व्यवस्था में आंशिक रूप से सामंतवादी पहलू तथा उत्पादन की स्थानीय इकाइयों का उदय है। ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूमि अनुदान गुप्त काल की एक प्रमुख विशेषता थी, जिसने स्थानीय हितों का निर्माण किया तथा उसे प्रोत्साहन दिया। स्कंदगुप्त के एक अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त शासकों एवं उसके सामंतों द्वारा पूरा गांव ही दान के रूप में दे दिया जाता था। इसे अग्रहार कहा जाता था। संभवतः दिए गए अनुदान धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार के होते थे। धर्मनिरपेक्ष अनुदान संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि इन्हें महत्व नहीं दिया जाता था। कुछ विद्वानों के अनुसार गुप्त शासक ब्राह्मणों को भूमि अनुदान कृतज्ञतावश देते थे। दूसरी ओर इसका कारण ब्राह्मणों के प्रति अपनाए जाने वाली सामाजिक तुष्टीकरण की नीति भी बताई जाती है। इन भूमि अनुदानों से संकेत मिलता है कि वित्तीय संसाधनों पर से राज्य की अपनी पकड़ खोता जा रहा था। उत्पादन एवं वितरण इकाइयों का केंद्रीकरण तथा अर्थव्यवस्था में मौर्यकालीन वर्चस्व गुप्त काल की विशेषता नहीं थी। इन अनुदानों से शक्तिशाली मध्यस्थों का उदय हुआ, जो आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से पर्याप्त शक्तिशाली थे। फलतः इन क्षेत्रीय विच्छेदक तत्वों ने कौटिल्य एवं चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित साम्राज्यवादी परंपरा के लिए चुनौती उत्पन्न कर दी। भूमि अनुदानों से अधिक संख्या में भूमिधारी ब्राह्मणों का उदय हुआ, जो अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी सबल थे। लाभ भोगियों को न केवल संबंधित क्षेत्र का राजस्व प्रदान किया गया, बल्कि उन्हें ऐसी अनेक लाभ भी प्रदान की गई, जिससे लाभ भोगियों एवं क्षेत्र के सामान्य जनता की हैसियत में परिवर्तन हो गया। इन अनुदानों से देश के कुछ भागों में विखंडन हुआ। गुप्त काल के मध्य या अंत में बड़े भूखंडों वाले संयुक्त परिवार छोटी इकाइयों में बंट गए। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करने पर इसमें निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगत होती है। पहला, कृषि अर्थव्यवस्था। गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था भूमि पर आधारित थी, अतः कृषि ही आर्थिक व्यवस्था की आधार भूमि थी। भूमि के बढ़ते दबाव के कारण भूमि संबंधी विस्तृत व्यवस्था स्थापित की गई।
भूमि अनुदान के माध्यम से अभी तक अछूते क्षेत्रों में भी कृषि का प्रसार हुआ, क्योंकि दानग्रहीता ने शूद्र किसानों की सहायता से गैर आबाद भूमि को आबाद किया। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया। गुप्त काल के प्रसिद्ध ग्रंथ अमरकोश में 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख मिलता है। इस काल में कृषि से संबंधित करों की संख्या में भी वृद्धि हुई। बढ़ोतरी कृषि व्यवस्था के महत्व को दर्शाता है। अब जमीन का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जाता था तथा इसकी नाप करवाकर इसकी सीमा रेखा निश्चित कर दी जाती थी। कृषि के क्षेत्र में इस काल में नवीन तकनीक की चर्चा अमरकोश तथा बृहद संहिता जैसे ग्रंथों में मिलती है। बृहद संहिता से हमें कलम बांधने की तकनीक की भी सूचना प्राप्त होती है। सिंचाई के लिए कृषक वर्षा पर निर्भर होते थे, तथापि राज्य द्वारा कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। जैसे स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि उसने मौर्य सम्राट द्वारा निर्मित सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। इसके अतिरिक्त सिंचाई की नवीन तकनीक के रूप में संभवतः अर्घट का विकास हो गया था, क्योंकि वाणभट्ट एक घटी यंत्र की सूचना देता है। अब विभिन्न प्रकार के अनाजों का उत्पादन होता था। बृहद संहिता में वर्षा में होने वाली 3 फसलों का उल्लेख है। किसान अनाज के अतिरिक्त दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, कपास, नील तथा मसाले उपजाते थे। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी होता था। वनों की भी सुरक्षा की जाती थी, क्योंकि यहाँ से पशु चर्म, कस्तूरी, हाथी दांत, जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ आदि प्राप्त होती थी। गुप्त शासकों के विजय अभियानों को देखते हुए कहा जा सकता है कि कृषि निश्चित रूप से उन्नत अवस्था में थी। इस प्रकार गुप्त काल में एक तरफ जहां कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ नए प्रकार के भूमि संबंध भी विकसित होने लगे थे। इसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है। वस्तुतः भूमि अनुदान के कारण राजा और सामान्य किसानों के मध्य मध्यस्थों की एक श्रृंखला कायम होने लगी थी। उदाहरण के तौर पर याज्ञवल्क्य कृषकों के कई स्तरों का विवरण देता है। इसके परिणाम स्वरूप कृषकों का शोषण हुआ तथा व्यष्टि पद्धति को प्रोत्साहन मिला। व्यष्टि पद्धति का पहला पुरातात्विक साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। अतः किसानों ने अपनी स्वतंत्र स्थिति खो दी और उसकी स्थिति अर्धदासों जैसा हो गया। गुप्त काल के पूर्वार्ध में शिल्प विकास की बेहतर स्थिति थी। आंतरिक तथा
व दोनों व्यापार में शिल्प उत्पादन का बड़ा अंशदान था। इस काल में बहुत से शिल्प रोज नामचे डे टू डे के व्यवहार में आने वाली वस्तुओं से संबद्ध थे। उदाहरण के लिए टोकरियाँ बनाना, फर्नीचर का निर्माण करना, मूर्त मूर्तियाँ बनाना तथा पत्थर एवं धातुकर्म। इस काल में सूती वस्त्र, रेशम वस्त्र तथा ऊनी वस्त्र के निर्माण को विशेष प्रोत्साहन मिला। अजंता के गुफाओं में बने चित्रों में बेहतर किस्म के वस्त्र का प्रयोग का साक्ष्य हमें मिलता है। इस काल में दासपुरा, कामरूप, मथुरा तथा बनारस आदि शहर वस्त्र निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र थे। वस्त्र तथा आभूषण आंतरिक व्यापार की मुख्य मदें हुआ करती थी। इस काल में चमड़े की कार्य भी विकसित अवस्था में था। जेवरात तथा आभूषणों का निर्माण भी महत्वपूर्ण शिल्पों में शामिल थे। इसी प्रकार धातुओं के विकास की दृष्टि से भी गुप्त काल विशिष्ट है। दिल्ली स्थित मेहरौली का लोह स्तंभ तथा गुप्तकालीन कलात्मक सिक्के उन्नत गुप्तकालीन धातु कला को दर्शाती है। वात्स्यायन के कामसूत्र में भी धातु कला को 64 कलाओं में शामिल किया गया है। इस काल में शिल्पी और व्यापारी क्रमशः श्रेणी तथा निगम में संगठित थे। अपने व्यवसायों की देखभाल के अतिरिक्त ये श्रेणियां स्थानीय प्रशासन में भाग लेती थी, अपना मुहर चलाती थी। बैंक का काम करती थी तथा दान पुण्य एवं जनहित का कार्य करती थी। उदाहरण के लिए मंदसौर अभिलेख में रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण एवं इसकी मरम्मत का उल्लेख है। इसी प्रकार स्कंदगुप्त के इंदौर तामपत्र में इंद्रपुर के देव विष्णु ब्राह्मण द्वारा तेलियों की श्रेणी के पास सूर्य मंदिर में दीप की व्यवस्था के लिए धनराशि जमा करने का उल्लेख मिलता है। दूसरा है व्यापार एवं वाणिज्य। गुप्त काल के पूर्वार्ध में आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। ऐसा माना जाता है कि जब तीसरी सदी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को धक्का लगा तो उत्तरी भारत के कुछ नगरों एवं दक्षिण भारत में अरिकमेडु, मुद्रिस तथा कावेरीपट्टनम जैसे पत्तनों का पतन हो गया। परंतु गुप्त काल के पूर्वार्ध में उत्तरी भारत के व्यापारिक संबंध पश्चिम में विजेंटियन साम्राज्य से जुट गए तो नगरों के पतन की प्रक्रिया रुक गई। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात पर कब्जा कर लिया तो व्यापार वाणिज्य को और भी प्रोत्साहन मिला। इस समय विदेश व्यापार में भारत के सहयोगी देश थे बिजेंटियन साम्राज्य, चीन, ईरान, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देश। गुप्त काल में भारत, चीन एवं बिजेंटियन साम्राज्य के मध्य रेशम व्यापार में मध्यस्थ की भूमिका निभाता था।
पूर्वी अफ्रीकी तट से भी भारत के व्यापारिक संबंध थे। इस काल में कॉस्मोस नामक एक विदेशी यात्री भारत के विकसित वाणिज्य व्यापार की ओर संकेत करता है। गुप्त काल में निर्यात के प्रमुख मद थे रेशम, मसाले, विभिन्न प्रकार के वस्त्र तथा कीमती द्रव्य। आयात की प्रमुख मदों में शामिल थे मुख्यतः घोड़े। तीसरा जो विशेषता है वो है मुद्रा व्यवस्था तथा नगरीकरण। उन्नत शिल्प उत्पादन एवं विकसित वाणिज्य व्यापार के कारण गुप्त काल के पूर्वार्ध में मुद्रा व्यवस्था एवं नगरीकरण की बेहतर स्थिति बनी रही। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। यद्यपि चांदी एवं तांबे के सिक्कों की कमी बनी रही। यह तथ्य कहीं न कहीं गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के इस कमजोरी को दर्शाता है कि गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत सामान्य लोगों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। इस समय उत्तर भारत में अनेक नगरों की स्थिति सुदृढ़ रही। उदाहरण के लिए फायान मध्य देश के आर्थिक समृद्धि का जिक्र करता है। गुप्त काल के उत्तरार्ध तक आते आते वाणिज्य व्यापार की समृद्धि का क्रम बरकरार नहीं रह सका तथा क्रमशः बाह्य व्यापार का पतन होने लगा एवं आंतरिक व्यापार का सामान्यीकरण हुआ। इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा अर्थव्यवस्था तथा नगरीकरण को धक्का लगा। इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। लगभग 351 ईस्वी में बिजेंटियन साम्राज्य के लोग चीन से रेशम बनाने की कला सीख ली। पूर्वी देश से पश्चिमी देशों में रेशम की मांग में कमी आई तथा रेशम व्यापार में भारत की मध्यस्थ की भूमिका समाप्त हो गई। व्यापार संतुलन के भंग होने से गुप्त काल के उत्तरार्ध में शिल्प उत्पादन, मुद्रा व्यवस्था एवं नगरीकरण को धक्का लगा। इस संबंध में साक्ष्यों से सूचना मिलती है कि 473 ईस्वी में गुजरात के लाट क्षेत्र से रेशम उत्पादकों का एक समूह मालवा में मंदसौर आ गया तथा उसने एक नए पेशे को अपना लिया। यद्यपि इसी काल में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ भारत के व्यापार को प्रोत्साहन मिला, परंतु इसका लाभ केवल तटीय क्षेत्रों को मिला। कुछ महत्वपूर्ण नगरों की समृद्धि में कमी का जिक्र मिलता है, जैसे फायान जहां पाटलिपुत्र के समृद्धि की चर्चा करता है, वहीं ह्वेनसांग इसका वर्णन पाटलीग्राम के रूप में करता है। अनेक विद्वानों द्वारा इस विचार को कई रूपों में चुनौती दी गई है। उनका मानना है कि ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में साहित्यिक साक्ष्य को नज़रअंदाज कर पुरातात्विक साक्ष्यों पर अत्यधिक बल देना एक प्रकार का पुरातात्विक अतिवाद है। उनके विचार से इस काल में भी नगरीय केंद्रों का आवश्यक रूप से पतन नहीं हुआ। कुछ क्षेत्रों में अगर कुछ नगरीय केंद्रों का पतन हुआ तो कुछ नए नगर भी अस्तित्व में आए। वात्स्यायन के कामसूत्र में भी एक समृद्ध नगरीय जीवन की चर्चा हमें मिलती है। इसी प्रकार उनके विचार में मुद्रा अर्थव्यवस्था भी पूर्व की तरह चलती रही।
अगर कुछ सिक्के लुप्त हो गए तो उनकी जगह कुछ नए सिक्के अस्तित्व में आ गए। कुछ हद तक अगर नगरों का पतन हुआ तो उसके लिए व्यापार वाणिज्य के पतन को ही उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। पर्यावरणीय कारक को भी पतन के लिए उत्तरदायी माना जाना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से कृषि उत्पादन को धक्का लगा। यद्यपि क्षैतिज खुदाई के अभाव में पतन की पूरी प्रक्रिया के विषय में अंतिम रूप से कुछ कहना मुश्किल है, परंतु यह कहा जा सकता है कि यह काल गंगा घाटी में नगरों के पतन का काल था तथा इसके एक से अधिक कारक उत्तरदायी रहे होंगे। इस तरह हम देखते हैं कि गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था एक तीव्र विरोधाभास को दर्शाती है। एक तरफ जहां यह द्वितीय नगरीकरण के उत्कर्ष से संबद्ध है, वहीं दूसरी तरफ यह द्वितीय नगरीकरण के अवसान के संकेतक के रूप में दिखती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना टॉपिक समाप्त करता हूं। अगर आप लोग को इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।